नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास प्रिंसिपल भारती कॉलेज की ओर से। बेटा आज की क्लास में हमको जो करना है, सबसे पहले बात होगी टेस्ट की, क्योंकि हमने आपको 2 दिन पहले यानी कि ईद से पहले एक टेस्ट आपको दिया था और वो टेस्ट था आपका पिछले चैप्टर से संबंधित, यानी कि आपके मानव के भ्रूणीय परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, तो उसमें आपकी जो स्थिति है बहुत ही निराशाजनक है। हालांकि दुख तो मुझे भी हो रहा है कि बहुत किसी ने टेस्ट दिया ही नहीं है। सिर्फ गिने चुने 3 बच्चों का टेस्ट मेरे पास आया है और वो भी सिर्फ 12th हिंदी मीडियम के बच्चों का आया है। बाकी 12th इससे कोई मेरे पास टेस्ट नहीं आया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा, सीधी सी बात है। मैं आपको बार बार चेता रहा हूँ बेटा कि आप लोग अच्छी तरह से काम कीजिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ उनको प्रॉपर कीजिए, याद कीजिए, नोट्स बनाइए, उन्हें कॉलेज में आके चेक भी करवा सकते हैं आप। और जो टेस्ट दे रहा हूँ मैं आपको लिखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट देने का मतलब मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर रहा। टेस्ट का मेरा मेन मोटो यही है कि जो टेस्ट में आप आंसर लिखेंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं और उनकी हायर पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो आपके बोर्ड एग्जाम और वैसे एग्जाम में आएँ। और इस बात के चक्कर में मत रहना कि इस बार हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, वो गलत है। इस बार आपके एग्जाम होने ही होने हैं। और दूसरी बात, अगर आप ऐसे भी पास हो गए तो पढ़ना थोड़ी ना, ऐसे तो मत पढ़ो, अपने खेत काम कर लो, छोड़ दो कुछ। पढ़ाई जरूरी नहीं है बेटा, अगर पढ़ने का मन है तो ही पढ़ो, नहीं तो बिल्कुल मत पढ़ो। यहाँ आओगे बेमन से पढ़ोगे, ऊपर से मैं आपको काटूंगा पकड़ के। ठीक है, तो टेस्ट बहुत शर्म की बात है मेरे लिए कि मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो टेस्ट देना ही नहीं चाहते। सिर्फ छोटे छोटे से 3 क्वेश्चंस, और उसमें से भी आपके पास 2 दिन का टाइम आपके पास लिखा हुआ है। सिर्फ आपको 2 पेज अलग से लेकर उनको नोट डाउन करना था। जहाँ भूल रहे हो वहाँ फिर देख लो, फिर नोट डाउन कर लो। उससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस में आता है, आपकी नॉलेज में आता है। इसीलिए मैंने टेस्ट दिया था आपको। बट आप लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और वाकई में आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं तो बेटा बहुत गलत कर रहे हैं। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आप गलत अपने लिए कर रहे हैं। इसमें से सिर्फ मैं कुछ बच्चों का नाम लूंगा जिनका 3 का टेस्ट मेरे पास आया है। नंबर 1 शिवा है। शिवा, तो शिवा ने आपको 3 बच्चे आए बेटा। शिवा, एक शीतल है, शिवा, शीतल एंड प्रिया। सिर्फ 3 बच्चों को टेस्ट अभी तक सबमिट हो पाया है। इसके बाद कोई टेस्ट रिसीव भी नहीं करूंगा मैं। ठीक है, शिवा बेटा आपकी 15 आउट ऑफ 15 है, 15/15 फुल मार्क्स हैं आपके। ठीक है, वेरी गुड शिवा। इसके बाद शीतल, वेरी गुड बेटा, 15/15 है आपकी भी। और आपकी जो डायग्राम बनाने की स्किल्स है, या आप कह सकते हैं आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छी है काफ़ी, ये आपको आगे नंबर लाने में बहुत हेल्प करेगी। तो वेरी गुड शिवा एंड शीतल। प्रिया ने टेस्ट भेजा है लेकिन अभी सुबह भेजा है। मतलब 2 क्वेश्चन जो बहुत छोटे क्वेश्चन थे वो ही भेजे हैं। तीसरा उन्होंने जस्ट नाउ भेजा है, और वो भी क्या करा है, मुझे जो लगता है 100% कि उन्होंने जो कॉपी में मैंने डायग्राम बनवाया था उसी की फोटो खींची मेरे पास सेंड कर दी है। ठीक है बेटा, आप सेंड कर सकते हैं, आप छुपा सकते हैं मुझसे, लेकिन छुपाने से मेरा कुछ फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका हो रहा है। तो वो बात समझेंगे तो मैं आपको 10 नंबर देता हूँ। हालांकि 10 भी नहीं बनते उन क्वेश्चंस के, लेकिन 10 नंबर दे रहा हूँ क्योंकि आपने एटलीस्ट कम से कम टेस्ट अटेम्प्ट तो किया। वो जो हरामी है जो कर ही नहीं रहे टेस्ट टर्न, उनको बड़ी दुर्भाग्य की बात है उनके लिए। ठीक है, शिवा, शीतल एंड प्रिया। शिवा, शीतल वेरी गुड, प्रिया बेटा ढंग से नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप हैं तो मेरी ही क्लास की, मेरी ही बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, पहली गलती सबकी माफ होती है। अब क्या करेंगे, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, आपका मानव भ्रूणीय परिवर्तन खत्म हो चुका है, और इस यूनिट में, इस इकाई में आपका लास्ट चैप्टर बचा है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। मतलब समझ जाइए कि जनन से संबंधित, प्रजनन से संबंधित स्वस्थ चीज, यानी कि जो भी उसमें अंग या तंत्र आते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में बात होगी इसमें, या डिस्कशन होगा। तो जनन स्वास्थ्य होता क्या है, देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या इसकी परिभाषा हो सकती है कि जनन के समस्त विषय आ गए आपके सारे के सारे
उसमें भी सारे स्वस्थ होने चाहिए। तो जनन के समस्त स्वस्थ विषयों का योग ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जनन के समस्त स्वस्थ विषयों का योग ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब ये विषय कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका शारीरिक होगा, भाई जो जनन हम कहेंगे कि ये आदमी जनन से स्वस्थ है, जनन रूप से पूरा स्वस्थ है, पूरा अच्छी तरीके से रहता है, कोई बीमारी नहीं है। तो उसमें क्या क्या होगा? एक तो शारीरिक, उसका शरीर बिल्कुल फिट होगा, उसके सारे जननांग वगैरह, जनन तंत्र वगैरह सारे फिट फोर होंगे, कोई उन्हें बीमारी नहीं होगी। दूसरा भावनात्मक, उसका जो मेंटली जो भाव है, जो शरीर के भाव है वो भी बिल्कुल ठीक होंगे। देखो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये जो आपका जो जनन स्वास्थ्य है ये भावनाओं बहुत ज्यादा टिका हुआ है। आप प्रॉपरली, अब मैं कहूँ किसी से कि मैं जबरदस्ती उसको पकड़ के उसके साथ सेक्स करूँ तो वो नहीं होता ना, उसे आप रेप या क्या बोलते हैं उसको, दुर्व्यवहार की उसमें रखा जाता है, उसे एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो काम है, सेक्स है या हम कह सकते हैं मैथुन प्रक्रिया जो है, यह शारीरिक के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ी होनी चाहिए। कोई भी महिला या पुरुष अगर वास्तव में उससे प्रेम करते हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो प्रॉपर तरीके से वो अपना फर्दर आगे कुछ करते हैं। तो शरीर के साथ साथ भावनात्मक होना चाहिए। साथ में सामाजिक मतलब ऐसा नहीं कि आप इलीगल तरीके से भी कर रहे हैं। अगर मान लो अगर आप वाइफ के साथ सेक्स करते हैं तो वो एक तरीका ठीक है, लेकिन अगर किसी और के साथ सेक्स करते हैं तो वो सामाजिक रूप से आपको प्रॉपर एक ढंग से नहीं हो पाएगा। उसमें समाज का भी एक तरीके से स्वीकृति होनी अनिवार्य होती है। और व्यावहारिक होना चाहिए। व्यावहारिक ऐसे नहीं कि आप तरीके पता नहीं क्या क्या अपना रहे हैं, आप पता नहीं कहीं से नई चीज़ देख रहे हैं, उस तरीके से कर रहे हैं, वो सब गलत है। एक प्रॉपर तरीके में, एक बड़े प्यार से, प्रेम से ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो वही हम कह सकते हैं वो आदमी स्वस्थ है। अब मान लो कोई पागल आदमी है, पागल मतलब दिमाग का खराब है, उसके दिमाग में हर वक्त यही भरा रहता है कि बस मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे गर्ल चाहिए। उसका जननांग सारे ठीक है, जनन तंत्र भी ठीक है, उसके मन में बहुत भी खूब आ रहा है कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे सेक्स करना है, ठीक है। समाज में उनकी शादी भी करा दी जबरदस्ती कैसे करके, लेकिन वो व्यावहारिक नहीं कर रहा, वो मतलब ऐसे तरीके जो अपना रहा है जो नहीं करने चाहिए। तो उसमें क्या है कि ये एक तरीके से स्वस्थ नहीं कहा जाएगा, ये जनन स्वास्थ्य नहीं कहा जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक, ये चारों प्रकार से मिला के देखा जाए तो इसी को हम जन स्वास्थ्य कह सकते हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे होंगे, आगे चलते हैं। देखो इससे संबंधित दो डेट्स आपको बहुत याद रखनी है। एक तो 7 अप्रैल को क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या को हम इस चैप्टर में क्यों खींच के ला रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या सीधा संबंधित है आपके जनन स्वास्थ्य से, इसलिए जनसंख्या के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, होता क्या है, जनन स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कुछ नीतियां बनाई हैं, कुछ काम किए हैं, कुछ नीतियां बनाई हैं। वो क्या होती है, सरकार ने देखो सन 1951 में परिवार नियोजन योजना चलाई। सन 1951 में हमारे देश की सरकार ने परिवार नियोजन नीति चलाई या एक योजना चलाई, जिसमें कहा गया था कि हम दो हमारे दो, यानी कि हम दो जो हैं मियाँ बीवी या हस्बैंड वाइफ, ये सब 2 ही बच्चे पैदा करें। उसके बाद में क्या हुआ, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ये आजकल भी चलता है, जिसे RCH कहा जाता है, और यह लॉन्च हुआ था, ये शुरुआत हुई थी इसकी 1997 में, 1997। फिलहाल इसको परिवार कल्याण योजना इसको कहा जाता है, आजकल छोटे फॉर्म में क्या बोलते हैं, परिवार कल्याण, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है, परिवार कल्याण की योजना है, इसके उद्देश्य ये है। सबसे पहले क्या है इसका उद्देश्य, कि जनन संबंधी विषयों की जानकारी देना। जो भी जनन संबंधी विषय हैं, आपको हर एक घर में जाके हर एक महिला को, हर एक पुरुष को समझाना है, खासकर महिलाओं को समझाना होता है। दूसरी, यौन शिक्षा देना। स्कूलों में या आपके जो संगठन है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है, जहाँ पे किशोर आके पढ़ाई करते हैं, उनको यौन शिक्षा देना अनिवार्य है। और ये बहुत विडंबना है कि हमारे स्कूलों में यौन शिक्षा को लेकर बचाव किया जाता है, लोग बचते हैं, टीचर पढ़ाने से बचते हैं। जो बच्चा यौन शिक्षा ले लेगा, यौन शिक्षा मतलब समझ जाएगा कि मुझे जनन अंगों की देखभाल कैसे करनी है, मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, तो वो अपने आप को बहुत बेटर बचा के रखता है। अब मान लो एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी यौवन आरंभ होता है, यानी कि जो आपकी टीनेज आती है बेटा, लगभग 13-14 साल से शुरू हो जाती है, उसमें बहुत सारे बॉडी में बदलाव होते हैं। आपने देखा होगा बॉयज की दाढ़ी मोट निकलना शुरू हो जाती है,
उनकी हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, उनका शरीर बलशाली होना शुरू हो जाता है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, उनका सेक्स डिजायर बढ़ जाती है, उनका मैथुन क्रिया करने के लिए लड़की के प्रति लगाव बढ़ जाता है। तो यह उम्र बहुत ही संवेदनशील उम्र होती है और इस उम्र में अगर बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिली तो वह गलत राह पर चला जाएगा। वह हद से ज़्यादा अपने विचारों से अपने दिमाग को भर लेगा, जिससे उसकी पढ़ाई इफेक्ट होगी, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा, वह ऐसे कृत्य कर सकता है जिससे कि उसको जिंदगी भर को झेलना पड़े। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसको उनको जेल में जाना पड़ता है, उनकी जिंदगी वहाँ खराब हो जाती है। तीसरी बात, आप ध्यानांगों को ऐसा कर लेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से उनको बीमार कर सकते हैं। अगर लगातार आप कुछ उनसे छेड़छाड़ करते रहे या लगातार कुछ गंदी बातें करते रहे तो क्या होगा, जो जननांग जो है वो बेटा कमजोर पड़ जाएंगे और जो कि आपके लिए आगे दिक्कत होती है। ठीक है। इसके अलावा गर्भ एवं शिशुपाल ज्ञान होना चाहिए। जो क्या होता है कि जो कम पढ़ी लिखी लेडीज वगैरह होती हैं उनको ज्ञान नहीं होता कि हमको किस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण करना है और कब हमें गर्भवती होना है। अगर उनके बच्चा हो भी गया तो उन्हें खाने पीने की देखभाल करनी होगी, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको लेना होगा, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से प्रसव कर सकें और प्रसव करने के बाद में अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, टीकाकरण होना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको टीके लगने अत्यंत जरूरी है। आपने देखा होगा अब क्या होता है, हमारे यहाँ पोलियो नाम की बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है। इसका सीधा परिणाम किसका है, यह टीकाकरण का परिणाम है। अगर पोलियो की दवा लगातार ढंग से नहीं पिलाई जाती तो पोलियो के बच्चे अभी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बीसीजी की वैक्सीन लगती हैं, बीसीजी है, डिप्थीरिया है, टेटनस है, ये सारी चीजें आप ध्यान करते हो ना, गाँव में अगर रहते हो तो वहाँ बहन जी आती है, ANM बहन जी, आशा जो बुला के ले जाती है अधिकतर गर्भवती महिलाओं को, तो बताती हैं कि बच्चे को टीके लगवाओ, आप ये दलिया खाओ, ये आयरन की गोलियां खाओ। तो ये सब जो काम हो रहा है ये परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत ही हो रहा है। इसके अलावा गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी कोई महिला कम पढ़ी लिखी है, वो नहीं चाहती कि मेरे 2 बच्चे हैं मैं और ज्यादा बच्चे पैदा करूं, लेकिन वो ना चाहते हुए कभी कभी उसको और बच्चों को जन्म देना पड़ता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मैं किस तरीके से प्रेगनेंसी में गर्भ को अवॉइड या उसको दूर कर सकती हूँ। और साथ ही साथ में मादा भ्रूण हत्या की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, मेल फीमेल नर और मादा का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो खराब हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि हरियाणा में 1000 नर के ऊपर सिर्फ 600 कुछ महिलाएं बची थी, यानी कि एक तरीके से बहुत ये डिसबैलेंस हो गया था। तो मादा भ्रूण हत्याओं को रोकने का उनको शिक्षा देनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि घर में बेटी पल रही है या आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया है तो उसको भ्रूण हत्या नहीं करानी है, क्योंकि बेटा बेटी सब एक समान होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में ये उद्देश्य होगी, मुख्य उद्देश्य आपके परिवार कल्याण योजना के यही है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट। एक छोटा सा देख रहा हूं मैं, जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट नाम से समझ जाइए कि विस्फोट माने क्या होता है कि कोई चीज अत्यधिक मात्रा में फैल जाती है, वहीं पे नाम क्या है, जनसंख्या। तो क्या है कि जनसंख्या क्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। या किसी क्षेत्र को लेकर हो सकती है, या किसी देश को लेकर हो सकती है, या यह पूरे विश्व को लेकर हो सकती है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है, भारत में तो बहुत ज्यादा रेट से है कि पूरी आबादी में जो जनसंख्या है, जो बच्चे पैदा करने की गति है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिससे विश्व की आबादी और भारत की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। तो पहले बात करें विश्व की आबादी के बारे में। लगभग 8000 साल पहले पूरे विश्व की जनसंख्या, पूरे संसार की जनसंख्या मात्र 50 लाख थी। सन 1 में, एक मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो तब पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 25 करोड़ थी। सन 1600 में 1600 साल बाद डबल हुई, 50 करोड़ हो गई, और मात्र 200 साल बाद डबल होकर 100 करोड़ हो गई। देखो कुल यहां से यहां तक कुल 200 साल लगे, जबकि इसे पहले डबल होने में कितने लगे थे, 1600 साल। कितना अंतर आया देखिए, पहले 25 से 50 करोड़ होने में 1600 साल का वक्त लगा था, लेकिन वहीं पर 1600 से 1800 में डबल होने में जनसंख्या को कुल 200 वर्ष का समय लगा। वहीं 1990 की बात करें, लगभग 2 साल में ये कितनी हो गई भैया, 5 गुनी होगी। देखो लगभग 200 साल में 190 साल कितनी होगी, 5 गुना बढ़ गई। कितनी तेजी से बढ़ रही है देख लो। सन 2000 में 640 करोड़ होगी, 500 से सीधा 640 करोड़, 140 करोड़ बढ़ी है, वो भी कितनी, सिर्फ 10 सालों में।
पर आज की डेट में देखा जाए तो आपकी जनसंख्या है पूरे संसार की 780 करोड़, और यह भी महामारी के बाद की है। कोरोना हुआ है, कितने लाख लोग मरे हैं अमेरिका वगैरह में, अमेरिका ब्रिटेन वगैरह में, उसके बाद भी जनसंख्या बढ़ रही है, घटी नहीं। ठीक है, तो यह इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। और इसे होने से क्या होना है, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। दुष्परिणाम ही होते हैं, लाभ तो कुछ होता ही नहीं है, मोस्टली दुष्परिणाम ही होते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा कल की क्लास में। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आपका नया चैप्टर है जिसमें जन स्वास्थ्य है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जन स्वास्थ्य से संबंधित क्या होता है, कि क्या बीमारियां होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। आपने देखा WHO क्या कहता है, इसमें क्या है परिभाषा में, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक 4 तरह की मिलेंगी, तो ही हम उस चीज को पूरी तरह से स्वस्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तारीख को याद, 7 अप्रैल को बनता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 11 जुलाई को मनाया जाता है बेटा विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सीधा सीधा संबंधित होती है आपके जन स्वास्थ्य से। यहाँ पे कुछ भारत सरकार ने कुछ नीतियां चलाई थी जिससे कि जन स्वास्थ्य ठीक हो सके लोगों का। तो सबसे पहले 1951 में परिवार नियोजन चलाया था, उसके बाद में जन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसे RCH कहा जाता है, 1997 में इंट्रोड्यूस किया था। इसको हम शॉर्ट में आजकल परिवार कल्याण भी कहते हैं। अच्छा, इसके उद्देश्य ये होते हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ेंगे नया हेडिंग, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है और विश्व की आबादी किस तरीके से इतनी तेजी से बढ़ी है। ठीक है, बाकी कल।